आरबीआई असिस्टेंट 2026 का पेपर आने ही वाला है, प्रीलिम्स, जो कि आपका 11 अप्रैल 2026 को होगा। देखा जाए इस समय बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 दिन। तो इन 30 दिनों में हम क्या करेंगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ये 30 डेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखिए आरबीआई असिस्टेंट एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है और बहुत अच्छी बात है कि 2026 में ये नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि कुछ साल ऐसे भी बीतते हैं जिस साल में इसकी नोटिफिकेशन ही नहीं आती है। बट आपका साल बहुत बढ़िया है, जो बच्चे 2026 में सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं, बहुत सही मौका है सिलेक्शन पाने का, क्योंकि 2026 में आपको सभी एग्जाम्स मिलेंगे। आपका आईबीपीएस तो हर साल होता ही है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन भी आ गई है, एसबीआई की नोटिफिकेशन भी आएगी, आरबीआई का ग्रेड ए भी आएगा। तो मतलब ये एक ऐसा साल है जिसमें सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपकी होंगी। कुछ आ गई हैं, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट का तो हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन आ चुकी है, अभी और नोटिफिकेशंस आनी बाकी है। तो चलिए खैर, अभी हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2026 के पेपर की, जिसके लिए सिर्फ 30 दिन का समय बचता है। इसका प्रीलिम्स का पेपर होगा 11 अप्रैल 2026 को, यानी कि आपका प्रीलिम्स, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का 1 सवाल, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। और हर सेक्शन के लिए मिलता है आपको कितना समय? सेक्शनल टाइम लिमिट है 20 मिनट का समय मिल रहा है। और अब अगर मैं आपसे बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जिसमें कि आपके 35 क्वेश्चंस आने हैं, रीजनिंग जिसमें कि आपके 35 सवाल आने हैं, समय आपको 20 मिनट का मिलेगा। और इसका जो लेवल है, इसका लेवल होगा ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपका डिफिकल्टी लेवल होने वाला है इजी टू मॉडरेट। देखो, हर तरह के एग्जाम को हैंडल करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कि जब मेंस का पेपर होता है तो बच्चों का होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और जो आपके असिस्टेंट लेवल का प्रीलिम्स होता है वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि 100% अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि देखिए यहां पे आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है जिसका डिफिकल्टी लेवल मुश्किल नहीं होगा, पेपर वही एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं एक बार अभी शॉर्ट में आपको बता भी देती हूँ क्या क्या आएगा आपके पेपर में। और लेवल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो जो बच्चा खूब सारी प्रैक्टिस करके आया है उसके लिए 100% अटेम्प्ट करना पॉसिबल है। और 100% अटेम्प्ट करने वाला कोई कम बच्चे नहीं होते, बहुत बच्चे होते हैं। रीजनिंग में 100% अटेम्प्ट करना पॉसिबल होता है। यानी कि ऐसे बच्चे कर क्या रहे हैं, 20 मिनट में अगर 35 सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक सवाल को अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 सेकेंड्स का समय दे रहे हैं। यानी 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड में आंसर आ जाए। अब जैसे सेटिंग और पजल है, वो 30 सेकंड्स में सॉल्व नहीं हो सकता, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। तो होता क्या है कि कुछ सवाल जो समय बचा रहे हैं, आप उस समय को उन सवालों पे यूज कर सकते हैं जो समय आपका एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके, तो अब हमें करना क्या है? अब बात आती है, देखो इस समय सिलेबस तो आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, या फिर होने वाला होगा। जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनका बहुत जल्द ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। तो आप जिस भी सिचुएशन में है, बात करेंगे कि ये 30 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करें ताकि इस प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सिलेक्शन मिले। तो देखिए, पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो आपका एग्जाम है, इसमें जो क्वेश्चंस है, मैं रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक आपका है जिसमें कि आपको इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन मिलेंगे 5 सवाल, है ना, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, आपका डायरेक्शंस, आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपका अल्फा न्यूमेरिक, है ना, अल्फा न्यूमेरिक के बहुत सारे सवाल होते हैं। देन आपका सिलोगिज्म। एक तो आपका ये वाला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है आपका पजल्स और अरेंजमेंट्स का। तो बच्चे, अब पेपर का क्योंकि लेवल आपका जो है ज्यादा मुश्किल होने नहीं वाला है, तो ये चीजें
ये चीजें तो अगर आपने मतलब प्रॉपर एक बार सिलेबस में कर ली है तो इसको ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करनी है बट ज्यादा मेहनत जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पजल्स और अरेंजमेंट्स के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। और रीजनिंग में जो टाइम की प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो इनकी वजह से नहीं आती है, इनकी वजह से आती है। ये टाइम खा जाते हैं आपका। ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं। इनइक्वालिटी के 5 सवाल 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं, 5 क्वेश्चंस। ओके, ब्लड रिलेशन का भी एक डायग्राम बनता है सिंपल सा, बट वो डायग्राम बनने के बाद फिर एक क्वेश्चन ही आपके 2-3 सवालों का आंसर एक साथ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपके एक नहीं 2-3 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। वो चीज वैसे तो पजल्स में भी होती है, ओके, बट पजल्स और अरेंजमेंट्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आपको इन 30 डेज में क्या करना है, देखिए ये जो आपके पास 30 दिन का समय है, ओके, एक तरीके से आपका 13 मार्च से लेकर मार्च 31 दिन का महीना है ये वाला समय, प्लस 1 अप्रैल से लेकर आपका 10 अप्रैल तक का समय, क्योंकि 11 अप्रैल का तो पेपर है। अब इस समय में आपने सबसे पहले तो डेली यूट्यूब सेशन लगाना। मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैंकर्स ग्राउंड पे हर रोज सुबह 10 बजे आज से ही मैंने स्टार्ट किया है एक सेशन जिसका नाम है एक्सपेक्टेड पजल्स फॉर आरबीआई असिस्टेंट 2026। तो आप जो है डेली यूट्यूब सेशन लगाइए, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है, बैंकर्स ग्राउंड पे, और उसमें मैं आपके लिए पजल्स लेकर आ रही हूं, जिससे कि आपकी पजल्स और अरेंजमेंट्स, मैं पजल्स जब बोल रही हूँ मैं सेटिंग की भी बात कर रही हूँ, तो मैं वो खूब सारे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जिसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो इन 30 दिन में मैं आपको इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करवा दूंगी ये डेली सेशंस में, जिससे कि आपका पेपर वाले दिन तक पजल्स और अरेंजमेंट्स की स्पीड बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आपकी स्पीड बढ़िया हो जाती है, अगर क्योंकि इस समय पजल और अरेंजमेंट का अगर आप कोई सेशन लगा लो ना आपके लिए बढ़िया रहता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ पजल्स और अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी इस सीरीज में। बीच बीच पे कुछ और भी करेंगे हम, बट अभी ये हम करेंगे ताकि मैं आपका टाइम जो लगता है इन दोनों में वो टाइम कम कर सकूं। हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि इसके क्वेश्चन आपके 1-1 मिनट में होने लग जाए। बच्चे 1-1 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो वो टारगेट लेते हुए हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्लस इसके अलावा आपको करने हैं मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट जब आप करोगे, देखिए जिनका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली मॉक टेस्ट करो, और जिनका सिलेबस अभी हो रहा है उनको मैं सजेस्ट करूंगी ऑल्टरनेटिवली तो शुरू कर लो। आपका मॉक टेस्ट अगर हम देखें, पेपर तो 1 घंटे का ही है ना, 1 घंटे का पेपर है, पर उस मॉक टेस्ट को करने से क्या होगा कि आप लोग जो है सारा सिलेबस एक साथ कर लेंगे। यानी कि आप जब मॉक टेस्ट कर रहे हैं वहां पे आपके एक तो ये सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, मतलब ये वाले चैप्टर्स के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट में ही ये सारे चैप्टर्स की रिवीजन आपकी होती रहेगी, है ना। और पजल्स और अरेंजमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं सुबह 10 बजे बैंकर्स ग्राउंड पे करवा रही हूँ। तो आप ये सब चीजें अगर करेंगे ना तो आपका जो है स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इस पेपर में प्रॉब्लम स्पीड की ज्यादा है, एक्यूरेसी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी है, मैं उस बच्चे के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ जिसने अच्छे से सारा सिलेबस पूरा किया है, उस बच्चे के लिए तो देखिए पेपर में आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्या वो 20 मिनट में 35 सवाल कर पाएंगे, उसके लिए आपको स्पीड पे ध्यान देना है। देखो जब पीओ का पेपर होता है ना, पीओ या ऑफिसर लेवल का प्रीलिम्स होता है, वहां पे हम कहते हैं कि चलो थोड़ा सा वहां पे कट ऑफ कम भी चली जाती है, पर जितने भी आपके क्लेरिकल या असिस्टेंट लेवल के पेपर है वहां पे कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, और बहुत बच्चे 100% रीजनिंग में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपको इसी को टारगेट लेना है, और आपको 2 चीजें तो मस्ट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कर लो बच्चे जल्दी से, और 2 चीजें आपकी मस्ट है कि आपने डेली यूट्यूब का सेशन लगाना है जो बैंकर्स ग्राउंड पे हर रोज सुबह 10 बजे हो रहा है पजल्स का, और दूसरा आपने मॉक टेस्ट डेली नहीं तो ऑल्टरनेटिवली तो देने हैं। और आप जब मॉक टेस्ट देंगे ना
आपके पहले मॉक टेस्ट में स्कोर्स कम आएंगे, तो उससे ये नहीं सोचना मेरे तो नंबर बड़े कम है। बच्चे पहले मॉक टेस्ट में सभी के जो ऑल इंडिया रैंकर है ना, नंबर 1 बच्चा जो है, उसके भी पहले मॉक टेस्ट में नंबर कम थे, पर वो टॉप रैंकर कैसे बना? उसने बहुत सारे मॉक टेस्ट किए। तो पहले, दूसरे, तीसरे मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है मॉक टेस्ट करते रहिए। जितने ज्यादा करोगे आपका स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपके पेपर क्लियर होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। अब मॉक टेस्ट कैसे करना है ये देखिए। आपने 1 घंटा तो देखो अटेम्प्ट किया, 1 आवर का तो आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुआ। अब जब आपने 1 घंटा दिया, अटेम्प्ट किया, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, उसके बाद आपने जो है, हो सकता है आपको 1 घंटा और लग जाए उन क्वेश्चंस को चेक करने में जो आपके, मतलब 1 घंटा आपने जो है वो एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस चीज का? कि जो आंसर्स गलत हुए हैं वहां पे आपने क्या गलती की है, और जो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, ठीक है, उनको आपने एक बार सॉल्व करना है। ओके, कई बार जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पे आप जा नहीं पाए, तो उनको आपने सॉल्व करना है, और जिसके आंसर गलत है वो आपने, ये नहीं कि मॉक टेस्ट 1 घंटे का किया, काम खत्म और अगला मॉक टेस्ट करो, नहीं, उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जो है 1 घंटे का एनालिसिस करिए, जिसमें कि आप देखिए कितने क्वेश्चन गलत हुए, है ना, क्यों गलत हुए, वो गलती पकड़ो। गलती पकड़ोगे तभी सुधरेगी, पर अगर आप गलती ही नहीं पकड़ोगे तो उसको सुधारोगे कैसे? तो पहले मिस्टेक को पकड़ो, कहां पे गलती कर रहे हो, क्यों एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, आपको क्या लगा, और असल में वो क्या कहना चाह रहा था, ये पूरा एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद, ऑनेस्ट बात कह रही हूं, उस एनालिसिस के बाद 1 घंटा और लगाओ, ठीक है, 1 घंटा और लगाइए उस एनालिसिस के बाद, फिर से उस मॉक टेस्ट को करने में। तो ये 3 घंटे अगर आप एक दिन में लगा रहे हो, मतलब जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मैं उनके कंटेक्स्ट में कह रही हूं, ये 3 घंटे आप अगर लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ट्राई, इंप्रूव, करेक्ट। अटेम्प्ट किया, आप ट्राई करके देख रहे हो, आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ये आप जो है इंप्रूवमेंट, ये करने से आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, और फिर ये करने से आप अप्लाई करके देख रहे हो कि जो आपने समझा, उसको समझने के बाद अब आपका स्कोर कैसा जा रहा है। तो एक मॉक टेस्ट को 3 घंटे लगने वाले हैं, फिर अगले दिन आना, अगला मॉक टेस्ट करना, अटेम्प्ट, एनालिसिस करके उसको इंप्रूव करो, और फिर एक बार उसको फिर से 1 घंटा देकर सॉल्व करो। चाहे वहां पे टाइमर अगर नहीं लग रहा तो आप खुद ही अपना टाइमर लगा लो 1 घंटे का, फिर एक बार खुद से सॉल्व करके देखो कि अब क्या आपकी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सेल्फ चेक आपको करना होगा। और सच्ची बता रही हूं, इस टेक्निक से अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे ना, तो अगर आपने थोड़े मॉक टेस्ट भी किए, आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब बच्चों को ये होता है कि मैम ने कहा बहुत सारे मॉक टेस्ट करने हैं, पर किस तरीके से करने हैं वो नहीं समझते। तो बच्चे मॉक टेस्ट बहुत सारे करने हैं, बट उनका अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आपने एक मॉक किया, उसके बाद आपने उसका कोई एनालिसिस नहीं किया, अगला किया, करते जा रहे हो, तो गलती तो रिपीट होती रहेगी ना हर मॉक टेस्ट में। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये चीजें, अगर मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात करूं, रीजनिंग में अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है या रीजनिंग में 100% अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। पूरा सिलेबस पूरा करिए, डेली यूट्यूब पे आप क्लास लगाइए, और तीसरा काम जो है मॉक टेस्ट दीजिए। आप इतना भी कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपको मैथ्स और इंग्लिश भी करना है। ओके, तो रीजनिंग के लिए आप ये सब, अगर ये 3 घंटे दिन के डेली निकाल लो, और 1 घंटा यूट्यूब सेशन, यानी दिन के 4 घंटे भी अगर आप निकाल लो, बच्चे रीजनिंग का 100% आपका अटेम्प्ट हो रहा है, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगी कि आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में ये प्रॉब्लम नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या समझ नहीं आ रहा। सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, देख के पता लग जाएगा, अरे ये तो हो जाएगा, खुशी हो जाती है देख के। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है स्पीड की। क्वेश्चन सारे इजी है, प्रॉब्लम यह है कि वो आप जल्दी नहीं कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो जाते हो, और एक्साइटेड होके आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। आप ऐसे, अच्छा ये तो सारा मैं कर ही लूंगा, ये भूल जाते हो कि ये सब 20 मिनट में करना है।
तो इसीलिए जब आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होगा, शुरू से ही अपनी स्पीड को बढ़िया रखना। और जो स्पीड खाने वाला पार्ट है वो पजल और अरेंजमेंट है, वो मैं आपका जो है सुबह 10 बजे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो ये सब आपको करना होगा इस तरीके से। ये 30 दिन आपको यूटिलाइज करने हैं। देखिए आपके पेपर का रिजल्ट या आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता है, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूं। कई बच्चों ने हो सकता है 2 महीने पहले ही बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, पर एग्जाम डेट से पिछले 30 दिन में आप क्या करोगे वो डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन। आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर इन 30 दिनों में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम है। तो पेपर से इमीडिएट पिछले जो 30 दिन होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेहनत करने वाले होते हैं, वो अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए। सिलेक्शन आपके पास है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं डेली यूट्यूब क्लासेस में। और आपको कई बच्चे अब मुझे पूछेंगे कि मैम कौन से मॉक टेस्ट करें। देखिए आप पेपर देने जा रहे हैं, वहां इतने लाखों में बच्चे हैं, किसी ने कहां का किया, किसी ने कहां का किया, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, मॉक टेस्ट कभी भी किसी एक प्लेटफॉर्म के नहीं करते हैं, सबके करते हैं। जितने भी जाने माने प्लेटफॉर्म है सबके मॉक टेस्ट करिए, सबके मॉक टेस्ट करो, ताकि आप वो सब आप कर लो जो सभी बच्चे करके आए हैं, तभी आप उनसे कंपीट करोगे ना वहां जाके। तो अगर आप मुझसे प्लेटफॉर्म पूछने वाले हो तो मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूं कि सभी जितने भी जाने माने प्लेटफॉर्म्स है सबके मॉक टेस्ट उठा लीजिए, जितने आप कर सकते हैं इन 30 दिनों में कर लीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप आपका ये पेपर जरूर क्लियर हो, बट ये जो आपको मैंने सजेशन दिया है इसको जरूर फॉलो करना। थैंक यू।